गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, +1 ज्योग्राफी। आज हम लेसन शुरू करें अपना भू आकृति प्रक्रियाएं। भू आकृति प्रक्रियाएं। पृथ्वी पर जितनी भी ये भू आकृतियां बन रही हैं, इनका विकास कैसे होता है, इनके लिए कौन से कारण उत्तरदायी होते हैं भाई। इस लेसन में हम पढ़ेंगे भू आकृति कारक, मृदा का निर्माण और अपेक्षय। सबसे पहले बात करते हैं हम अनावरण। पृथ्वी के धरातल को समतल, एक समान तल का करने की प्रक्रिया को अनावरण कहते हैं। जो भी कारक भूआकृति निर्माण के लिए जिम्मेवार है, वो सभी इस प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं भाई। उसके बाद है अपर्दन। अपर्दन होता है पृथ्वी पर मौजूद चट्टानों का टूटना और टूटने के बाद जो उसके अंदर से टूटने के बाद जो बारीक तत्व बनते हैं, उनका एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचना। चट्टानों के अंदर किसी वजह से टूट गई है, कोई रीजन रहा अंदरूनी या बाह्य बल से वो टूट गई है, तो जब हवा चलेगी या उनके ऊपर पानी पड़ेगा, जो घुलनशील तत्व हैं वो घुल के पानी के साथ चले जाएंगे। कुछ तत्व हवा के साथ उड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं। ये दोनों प्रक्रियाएं ही अपर्दन कहलाती हैं भाई। अपक्षरण पृथ्वी की बाहरी शक्तियों के द्वारा जब चट्टानों का विखंडन होता है, और जो अपघटन होता है, इसी तोड़फोड़ की प्रक्रिया को हम अपक्षरण कहते हैं। अपक्षरण कहते हैं भाई। इसके कारक क्या क्या होता है अपक्षरण के? तो इसके मुख्य हैं चट्टानों की संरचना, भूमि का ढाल, जलवायु, वनस्पति, सेल संधियां। इन्हीं सभी चीजों के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। बाहरी स्थिर शक्तियों द्वारा चट्टानों का विखंडन कैसे होता है। भूमि की ढाल या जलवायु, ये किस प्रकार चट्टानों को तोड़ने में या उनका अपर्दन करने में किस प्रकार से कार्य करती हैं, इसी चीज के बारे में आज हम इस लेसन के में थोड़ा सा पढ़ेंगे। जो हमारा अपरक्षण है, ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका भौतिक अथवा यांत्रिक अपरक्षण, दूसरा होता है रासायनिक। भौतिक के अंदर क्या होता है भाई? पवन के द्वारा, जल के द्वारा या मनुष्य के बनाए गए साधनों के द्वारा पृथ्वी की सेलों का, चट्टानों का टूटना। और रासायनिक क्या होता है? रासायनिक में चट्टानों के अंदर मौजूद तत्व जल में या सूर्य के ताप से जब वो अपना विखंडन करते हैं, टूटते हैं या कोई प्रक्रिया करते हैं, वो रासायनिक कहलाता है। उसके बाद है आपका मृदा। मृदा भूतल की ऊपरी सतह का आवरण है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। मृदा का बनने का रीजन आपकी चट्टानों का अपर्दन, अपक्षय, अपघटन, ये सभी चीजें हैं भाई। तो मृदा निर्माण में हमने पढ़ा था, इसके लिए जिम्मेवार समय, ताप, ऊंचावाद, सब कुछ मिलाकर के मिट्टी का निर्माण करता है। क्योंकि जब चट्टानें बारीक कणों में टूटती हैं, वो किसी भी प्रक्रिया में टूटते हैं भाई, उससे जो
बारीक कण बनते हैं वही मिट्टी है। इसके अंदर, मिट्टी के अंदर वनस्पति के गले सड़े अंश भी शामिल हो जाते हैं, जो सतह पर गिर करके गल सड़ जाते हैं और फिर मिट्टी के अंदर ही मिल जाते हैं। अब मिट्टी का महत्व क्या है, यानी कि मृदा का महत्व, ये हमारे लिए अनमोल है भाई, क्योंकि बगैर इसके मानव का किसी भी प्रकार की प्रक्रिया करना, किसी भी प्रकार का विकास करना संभव नहीं हो सकता है। मनुष्य की सभी प्रकार की विकास प्रक्रियाएं, आर्थिक प्रक्रियाएं, ये सारी की सारी चीजें मृदा पर निर्भर करती हैं। क्यों? मृदा अगर उपजाऊ नहीं होगी, अगर मृदा नहीं होगी तो हमें उपजाऊ मिट्टी, जहां हम अपने खाने के लिए अन्न उत्पन्न करते हैं, तो वो कहां से आएगा? मृदा के साथ ही हम अपने विकास कार्यों की संरचना करते हैं, अपनी बिल्डिंगें बनाते हैं, तो मिट्टी का वहां मुख्य रोल होता है भाई। अब मृदा अपरदन के मुख्य कारण क्या होते हैं? जल, वायु, वर्षा, ये मृदा के अपरदन के कारण हैं। हवा मिट्टी के बारीक कणों को उड़ा करके एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित करती रहती है। जल जो है उसके अंदर मौजूद घुलनशील तत्वों को घोल करके अपने साथ बहा ले जाता है। वर्षा का पानी पहाड़ी क्षेत्रों से जब बह के इसका पानी चलता है तो अपने साथ वहां की मिट्टी को बहा करके दूसरे क्षेत्रों तक ले जाता है। चट्टानों को तोड़ करके मिट्टी के निर्माण का कार्य भी करता है। मृदा अपरदन के प्रकार: धरातलीय अपरदन, नालीदार कटाव, वायु अपरदन। अपरदन के कारणों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। मूसलाधार वर्षा, किसी भी प्रकार की वर्षा होती है उसके अंदर जब अधिक मात्रा में पानी बहता है तो वो अपने साथ मृदा को काट के लेके जाता है भाई, एक जगह से दूसरी जगह उसको लेके जाता है। तीव्र ढाल, तीव्र ढाल मृदा अपरदन के लिए कैसे जिम्मेवार है भाई? जब हवा चलती है या किसी भी हलचल की वजह से ढाल के ऊपर मौजूद कण नीचे की तरफ बहाव हो जाता है, उनका वो खिसकना शुरू कर देते हैं, तो वो एक कण अपने साथ दूसरों को टकरा करके एक दूसरे को तोड़ता हुआ एक दूसरे को साथ लेता हुआ चलता है। इसीलिए तीव्र ढाल अपरदन करवाता है। और तेज पवने जब पवन चट्टान के साथ टकराती है तो जहां से चट्टान कमजोर होती है भाई, वहां से उसकी मिट्टी को हटाना शुरू कर देती है और फिर ये प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे बालू की मिट्टी लिए है, वहां पर मिट्टी के साथ, क्योंकि वो कण आपस में, बालू के कण आपस में जुड़े हुए नहीं होते, तो वो अपने आप हवा के साथ उड़ के चल पड़ते हैं। चट्टानों में मिट्टी हवा जब टकराती है तो उससे कुछ इस प्रकार के क्षेत्र हैं जहां बारीक कण पड़े हुए होते हैं, वो वहां से हट जाते हैं और फिर आने वाली बरसात में वहां पानी इंटर करके उस क्षेत्र के उस दरार के अंदर से अंदर जो चट्टान के अंदर घुलनशील तत्व हैं उनको अपने साथ घोल करके एक बड़े अपरदन की प्रक्रिया को, जिसे आप भूस्खलन वगैरह कहते हैं, उसका एक आधार बनता है भाई। अनियंत्रित पशुचारण, अनियंत्रित पशुचारण, अधिक मात्रा में पशुचारण से पृथ्वी के ऊपर मौजूद जो वनस्पतियां हैं, वो पृथ्वी की जो मिट्टी होती है, वनस्पतियों की जो जड़ें हैं, वो मिट्टी को थामे रखती हैं भाई। एक तो अधिक चारण से वो चीज समाप्त हो जाती है। दूसरा, अधिक पशु जब घूमते हैं तो उनके पांव के जो कठोर भाग है, जिसे हम आम भाषा में खुर बोलते हैं, उनसे मिट्टी का कटाव होता है। आप भी देखते होंगे ये चीज, जो पशु वगैरह रखते हैं, जब वो पशु कच्ची
मिट्टी के ऊपर चलते हैं तो उनके पांव से मिट्टी उखड़ जाती है। मिट्टी उखड़ गई, वहां मौजूद वनस्पति को पशुओं ने चर लिया, तो इन दोनों प्रक्रियाओं से मिट्टी की आपस की जो संग्रहण क्षमता होती है वो कम हो जाती है, या ये मान के वो मिट्टी आपस में जो इकट्ठी थी वो टूट जाती है भाई। और फिर हवा, तेज हवा चले या पानी का बहाव आए, उन दोनों के साथ ही वो मिट्टी वहां से बह जाती है। उसके बाद आता आपका स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि क्या होती है ये हम पहले पढ़ चुके हैं, 7th क्लास में भी हमने पढ़ा था, घुमंतु की कृषि जिसे कहते हैं हम। स्थानांतरित कृषि में हम एक स्थान पर जंगलों को काट के, पेड़ पौधों को काट करके वहां जो जंगली वनस्पति होती है उसको हम जला देते हैं और फिर वहां हम खेती करते हैं। जब तक उसके उपजाऊपन बरकरार रहता है, हमारी अक्षम जो हमारी आकांक्षा है उस आकांक्षा तक वो फसल देती है, हम वहां खेती करते हैं। उसके बाद हम उस क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र में जाकर के वनों को साफ करके अपनी खेती शुरू कर देते। अब जो पहले का क्षेत्र था वहां हमने पेड़ों को काट दिया, वहां की वनस्पति को जला दिया, तो अब मिट्टी को संगठित रखने वाली सारी ताकतें समाप्त होगी वहां। इससे वहां की मिट्टी का अपरदन शुरू हो जाता है। उसके बाद आपका वनों की कटाई। वन स्थानांतरित कृषि में हमने देखा वनों को जब हमने काट दिया तो मिट्टी को संगठित रखने वाले पौधे समाप्त हो गए, पेड़ समाप्त हो गए, जिनकी जड़ें मिट्टी को आपस में बांध के रखती थी, मिट्टी के कणों को। अधिक वनों की कटाई से ये स्थिति कहीं भी हो सकती है, वह हमने स्थानांतरित कृषि की हो या न की हो। आप देखते होंगे कि एक रक्षक मेखला लगाते हैं हम, जो नदी के आसपास के क्षेत्र हैं वहां पर पेड़ों की एक रक्षक मेखला लगाते हैं, पौधे लगा दिए जाते हैं मेढ़ों के ऊपर, ताकि वो जो नदी के अंदर बाढ़ आए तो वहां उन खेतों की मिट्टी नदी के बहाव के साथ बहकर न जाए, ताकि वे पेड़ों की जो जड़ों के साथ संगठित मिट्टी है वो वहीं रुकी रहे और बाकी मिट्टी को भी अपने अंदर रोक के रख सके। वनों की कटाई से ये प्रक्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। मिट्टी को संगठित रखने की जो ताकत पेड़ की जड़ों की थी वो समाप्त हो गई, पेड़ कट चुके हैं वनों की कटाई से। तो अब मिट्टी अलग अलग कणों में है, संगठन की उसकी जो अक्षमता थी वो हो गई, जिससे उसका अपरदन हो जाता है। मृदा संरक्षण के उपाय। मृदा संरक्षण होता क्या है भाई? मृदा को अपरदन से बचाना और उसकी जो उर्वरक अक्षमता है उसको बनाए रखना, ये आपका मृदा संरक्षण है भाई। हम फसल लेते हैं खेतों के अंदर तो उसकी उर्वरक अक्षमता हर बार कम होती है, लेकिन हम उसके अंदर प्राकृतिक खाद, वनस्पतिक खाद अगर डालते हैं तो उससे उसकी वो जो उपजाऊ क्षमता है वो वापस आ जाती है। इसको हम मृदा संरक्षण का पुनर्निर्माण तथा उपजाऊपन कायम रखना कहते हैं। इसके लिए उपाय हैं वनरोपण, नियंत्रित पशुचारण, सीढ़ीनुमा कृषि, नदी बांध निर्माण और फसलों का हेरफेर। नियंत्रित पशुचारण, तो आप पशुचारण के बारे में जब हमने पढ़ा था कि कैसे अधिक मात्रा में पशु चराने से मिट्टी का अपरदन होता है, उस वही प्रक्रिया। नियंत्रित करेंगे तो मिट्टी अपरदन नहीं होगा। वनरोपण करेंगे तो पेड़ जो हम लगाएंगे उनसे उनकी जड़ें मिट्टी को संगठित रखने की क्षमता पैदा करती हैं, जिससे मृदा अपरदन को रुकता है। सीढ़ीनुमा कृषि से एक तो हवा के साथ अब जो अपरदन होता है वो रुकेगा थोड़ा सा। जब ढाल पर से तेज पानी आएगा तो वो सीढ़ीनुमा होने के कारण उसके बहाव में कमी आ जाएगी, उसकी तीव्रता में कमी आ जाएगी, इससे मृदा अपरदन रुक जाता है। नदियों पर बांध बनाने से हम जो बाढ़ का क्षेत्र उसका फैलता है, तेज बहाव का जो क्षेत्र बनता है, हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं भाई।
और फसलों के हेरफेर से एक ही प्रकार की फसल लेने से एक प्रकार के तत्व मिट्टी से कम हो जाते हैं, जिससे उसकी वो संगठन क्षमता है वो कम हो जाती है। अगर हम फसलों को बदलते रहेंगे, जैसे आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि कुछ फसलें तो वो मिट्टी से नाइट्रोजन ज्यादा लेती हैं और कुछ ऐसी फसलें जो मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की क्षमता को बढ़ाती हैं। गेहूं की फसल के लिए नाइट्रोजन मिट्टी में होना आवश्यक है, वो नाइट्रोजन को सोख के अपने दाने बनाती है। जो दानेदार फसलें हैं वो वातावरण से नाइट्रोजन को सोख करके वो मिट्टी के अंदर मिक्सअप करती हैं। दोनों की प्रक्रियाएं अलग अलग होगी ना, तो ये मिट्टी को संगठित रखने की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। जो पृथ्वी के फसल लेते हैं हम, जो एक फसल तो मिट्टी के अंदर से सोखती है कुछ तत्वों को और दूसरे तत्वों को वहां छोड़ती है। इसी प्रकार अगर लगातार एक फसल लेंगे तो एक प्रकार के तत्वों की कमी हो जाएगी वहां पर, जिससे मृदा की संगठन क्षमता या एक दूसरे के साथ बंधे रहने की क्षमता कम हो जाती है। आज के लिए इस लेसन में इतना ही, बाकी लेसन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।